नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लगातार तीसरे दिन बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ट्रेनें जलाई गई। फौज में भर्ती की नई स्कीम को लेकर हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई। ट्रेनें दूसरे राज्यों में भी रोकी गई, तोड़फोड़ दूसरे राज्यों में भी हुई, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा उग्र प्रोटेस्ट हुए, सबसे ज्यादा आग लगी। बिहार के ज्यादातर जिलों में अफरा तफरी का माहौल रहा। बेतिया, आरा, बक्सर, समस्तीपुर, दानापुर, हाजीपुर, गया, सुपौल, बेगूसराय, बक्सर, नालंदा, नवादा, लखीसराय, भागलपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, मुंगेर, अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, खगड़िया, जमुई, रोहतास, शेखपुरा, सीवान, बगहा और मधेपुरा। हर जिले से, हर जगह से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। जलती हुई ट्रेन, चीखते चिल्लाते मुसाफिर, डरे हुए बच्चे, पानी के पाइप को लेकर आग बुझाने की नाकाम कोशिश करते रेलवे के कर्मचारी और बेबस खड़े जीआरपी के जवान। दिन भर यही सब दिखा। हालांकि यूपी के मथुरा, वाराणसी, अलीगढ़, बांदा और बस्ती जैसे कुछ शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए। एक दो जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी ट्रेन को जलाया गया। लेकिन बिहार में जो हुआ वो भयानक था। यहां सबसे ज्यादा नौजवान सड़कों पर उतरे, यहां सबसे ज्यादा ट्रेनों को आग लगाई गई, यहां सबसे ज्यादा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सबके मन में सवाल है, आखिर बिहार में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हुआ? बिहार में इतने सारे जिलों में, इतने सारे इलाकों में एक साथ तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं क्यों हुई? ये प्रोटेस्ट इतने बड़े स्केल पर इतनी जगह कैसे फैल गया? जगह जगह इतनी संख्या में नौजवान कहां से इकट्ठा हो गए? मैंने इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। ये सारे जवाब, ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि आज दिन भर कितना भयंकर हंगामा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अग्निपथ के विरोध का सबसे खतरनाक मंजर आरा जिले में देखने को मिला। कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी ट्रेन जलकर खाक हो गई। कुछ यही स्थिति समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जहां पर दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले छात्रों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की, सामान भी लूटा और उसके बाद ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी। लखीसराय स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगाई, उस वक्त ट्रेन में यात्री भी थे। आग देखकर भगदड़ मच गई और इसी दहशत में एक यात्री की जान चली गई। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने नालंदा जिले के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगा दी। इसमें 3 बोगियां पूरी तरह जल गई। ट्रेन के बाकी डिब्बों में भी तोड़फोड़ हुई। सबसे ज्यादा हिंसा राजधानी पटना के पास दानापुर जंक्शन पर हुई। प्रोटेस्टर्स ने स्टेशन पर हमला बोल दिया, रेलवे ऑफिस में तोड़फोड़ की, यात्रियों को भी नहीं बख्शा, उनका सामान फेंक दिया। स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर को तोड़ डाला। जीआरपी और आरपीएफ के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और इसके बाद हंगामा करने वालों ने दानापुर स्टेशन पर खड़ी फरक्का एक्सप्रेस पर हमला बोल दिया। कई डिब्बों में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। सासाराम जिले में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के ऑफिस को टारगेट किया, यहां भी तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा में आग लगा दी। रेलवे के एक सिग्नल सिस्टम में आग लगा दी। हालत पर काबू पाने के लिए यहां पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इस हंगामे में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए।
विरोध करने वालों ने आम लोगों, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दरभंगा जिले में सुबह से ही नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने पहले ट्रेन रोकी, फिर सड़क जाम कर दी। इस जाम में स्कूली बच्चे फंस गए। हिंसा का माहौल देखकर बच्चे रोने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल की बस को जैसे तैसे बाहर निकाला। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? तुम्हारा नाटक क्यों कर रहे हो? आप प्लीज आइए ना अंकल। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? तुम्हारा नाटक क्यों कर रहे हो? आप प्लीज आइए ना। बेतिया जिले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया। वहां तोड़फोड़ की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी के घर पर भी अटैक किया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाया। हाजीपुर में हंगामा कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग की, तब जाकर हालात काबू में आए। बिहार के ज्यादातर जिलों में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रेलवे स्टेशन थे, ट्रेनें थी। बेगूसराय जिले में भी हंगामा कर रहे नौजवान स्टेशन पर पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की, इसके बाद ट्रैक पर टायर रखकर आग लगा दी। इसी तरह गया में भी प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी और पूरी ट्रेन जल गई। बिहार के 10 जिलों में ट्रेनों को जलाया गया, स्टेशंस पर तोड़फोड़ की गई। आरा में जब दंगाइयों ने ट्रेन में आग लगाई तो इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र वहीं मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस वक्त आगजनी हुई होगी उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। एक पैसेंजर ट्रेन जो यहाँ खड़ी थी उसमें आग लगा दी है छात्रों ने, और आप देखिए किस तरह से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं ट्रेन के डब्बे के अंदर से। इसी जगह पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, काफ़ी देर तक ट्रैक को जाम किया और उसके बाद ट्रेन के डब्बे में आग लगा दी है। लगातार बिहार में छात्र ट्रेन को निशाना बना रहे हैं और आज आरा के कुल्हरिया स्टेशन की तस्वीर आप देखिए किस तरह से धू धू कर ये ट्रेन जल रही है। और ये जिस डब्बे में पहले आग लगी वो आग अब इंजन की तरफ बढ़ गई है। आगे के हिस्से में देखिए जो इंजन है वहाँ भी आग लग चुकी है। ये कुल्हरिया स्टेशन, और जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि डब्बों को अलग किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लपटें तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में खतरा इस बात का है कि पूरी ट्रेन इसकी चपेट में आ सकती है। वो डब्बे को खोलने का काम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नहीं तो आग की लपट वहाँ बढ़ रही है। जी हाँ बिल्कुल। पहले इसमें आग लगाया उन लोगों ने, पीछे। तो आप देखिए 2 डब्बे तक ये आग पहुंच चुकी है। तीसरे डब्बे में भी हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए तीसरा डब्बा भी चपेट में आ गया। तीसरा डब्बा भी यहाँ पर देखिए, तीसरा डब्बा, और यहाँ भी आग की लपटें आ रही हैं तीसरे डब्बे की तरफ। कोशिश है कि चौथे डब्बे से आगे के डब्बे को बचाया जाए और इसलिए वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। छात्र अपने ही देश की संपत्ति में आग लगा रहे हैं, अपने ही चीज़ों को आग लगा रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। कई बार ये बताया जा रहा है छात्रों को कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। बिहार में आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी, देश की संपत्ति थी। 12 ट्रेन जला दी गई, 234 से ज्यादा ट्रेन को रद्द करना पड़ा, 339 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई, 24 जगह हिंसा हुई। हजारों मुसाफिर भूखे प्यासे इन गाड़ियों में फंसे रहे और रेलवे ट्रैक्स पर, सड़कों पर अग्निपथ स्कीम से नाराजगी के नाम पर स्टूडेंट्स आग लगाते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। सरकार की तरफ से नौजवानों को समझाने की काफी कोशिश भी हुई। फौज के बड़े बड़े अफसर योजना के बारे में बताने के लिए टीवी पर आए, लेकिन वो स्टूडेंट के कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाए। ऐसा लगा वो छात्रों की नाराजगी की असली वजह तक पहुंच ही नहीं पाए और सिर्फ
अग्निपथ की मेरिट की बात करते रहे, स्कीम के बारे में लोगों को समझाते रहे। आज सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि सिर्फ 6 दिन के बाद अगले शुक्रवार यानी 24 जून से अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इसके बाद भी स्टूडेंट आग क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतने वायलेंट हैं, क्यों इतने नाराज हैं? इसका जवाब आपको प्रदर्शन करने वाले कुछ नौजवानों की बात सुनकर हो जाएगा। इनका गुस्सा अग्निपथ स्कीम को लेकर नहीं है, असल नाराजगी तो इस बात को लेकर है कि वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, रोज 16 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, जिन्होंने मेडिकल क्लियर कर लिया है, कुछ ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, कई नौजवानों ने तो रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिया है। अब उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था और सरकार ने कह दिया कि अब पुराने सिस्टम से कोई भर्ती नहीं होगी, अब अग्निपथ योजना के तहत ही भर्तियां होंगी। उन्हें लगता है कि उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, अब उन्हें सेना में भर्ती नहीं मिलेगी। बहुत सारे नौजवान इस दौरान 21 साल से ज्यादा उम्र के हो गए थे। 2 साल कोविड की वजह से प्रोसेस नहीं पूरा हुआ था। इसका जवाब यह था कि सरकार ने 1 साल के लिए अग्निपथ स्कीम में भर्ती होने की एज लिमिट को 2 साल बढ़ा दिया, इसका ऐलान कर दिया। अब एज लिमिट 21 साल के बजाय 23 साल होगी। लेकिन नौजवान इस पर क्या कहते हैं, यह भी सुनना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन की जो बात कही गई है, 2 साल रिलैक्सेशन की बात कही गई है, तब भी क्या ये आंदोलन चलता रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा? सर एज रिलैक्सेशन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का जो पहले का स्कीम था, हम लोग का वही स्कीम रहेगा। सर 2 साल से भर्ती नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? हम मेडिकल फिजिकल फिट है, हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी हो और टीओडी वापस हो। हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, हमें जो पहले का मेरा प्रक्रिया था हम उसी प्रक्रिया से फौज में जाएंगे। हम 4 साल बाद क्या आप लोग करेंगे? अभी आगे भी इस तरह से जारी रहेगा? आगे 4 साल तक रहेगा, जब तक वापस नहीं, जब तक जारी रहेगा। आज तक कोई नेता के बच्चा बाल बच्चा नहीं गया है फौज में। हम लोग फौज में जाते हैं, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा इसी पर सब पर डिपेंड है फौज, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ये बताइए कि 2 साल पहले जो परीक्षा हुई थी उसकी भर्ती प्रक्रिया भी अधूरी रह गई। अब यदि ये कही जा रही है बात कि यदि उनको मौका दिया जाएगा, यदि ऐसा होता है, तब क्या ये आपके लिए राहत होगी? नहीं, ये राहत नहीं होगी। जो पहले का नियम था वही चाहिए। एग्जाम और पहले का प्रक्रिया मेरा चाहिए। हम टीओडी नहीं लेंगे, हम टीओडी के तहत नहीं जाएंगे। हम 4 साल बाद बाहर आकर क्या करेंगे? हमें 4 साल हम पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तब हम नौकरी लेंगे। 4 साल पहले दौड़ के हम नौकरी ले, फिर आए तो फिर हम पढ़ के फिर नौकरी ले। हम भर जिंदगी पढ़ेंगे तो हम नौकरी कब करेंगे? 4 साल में हम क्या कमाएंगे? आप 21,000 महीना दे रहे हैं, 21,000 में क्या होगा? हम आएंगे उधर से रिटायरमेंट तो हमें 11 लाख रुपए मिलेगा। मेरी बहन की शादी हो पाएगा 11 लाख रुपए में? आपको हम 11 लाख रुपए देते, छोड़ दीजिएगा पत्रकार। क्या हमको 11 लाख रुपए देते हैं पत्रकार, क्या छोड़ दीजिएगा? 5 साल 4 साल तैयारी करने में लगता है आर्मी का, 4 साल के लिए जॉब में जाएंगे। बताइए आप ही, इसमें कुछ भी होना चाहिए ना। जब तक टीओडी वापस नहीं होगी, चार- जब तक यही प्रक्रिया चलते रहेगी। हम दे देंगे। हम लोग 24 घंटे में 44 लड़का आत्महत्या की है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जान दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जब आप 4 साल की नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद दूसरी नौकरियों में जो केंद्रीय बल की नौकरियां होंगी उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। क्या ये इस बात पर आपको लगता है कि इससे राहत है? सर नहीं सर, प्राथमिकता क्या मिलेगी? आप हमको क्या टीओडी के ज्वाइनिंग के टाइम बोलिएगा कि आप आइएगा तो हमको पैरामिलिट्री में ले लेंगे बिना एग्जाम के? अगर सर आप एग्जाम लीजिएगा तो हम वहाँ पे अगर हम जाके जॉब करेंगे, जीडी का जॉब आप जानते हैं कैसा होता है, हम वहाँ पे जाकर के जॉब करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्या? और नहीं पढ़ेंगे तो आप प्राथमिकता क्या दे रहे हैं? आप नहीं, प्राथमिकता नहीं, आप हमको बोलिए लिखित कि आप जब टीओडी में ज्वाइन कर रहे हैं तो हम आपको लिखित दे रहे हैं कि आप उधर से जब 4 साल बाद आइएगा तो हमको पैरामिलिट्री या फिर बिहार पुलिस हम ले लेंगे बिना एग्जाम के, अगर आप फिजिकल फिट होते हैं तो। सर हम प्रधानमंत्री को 10 साल दिए तो प्रधानमंत्री बोले 10 साल में क्या होगा? हमको और जिताइए तो हम मौका देंगे। अब हमको 4 साल में क्या मेरा स्किल देकर के बोल रहे हैं हमको 25% काम परमानेंट कर देंगे? हम क्या 4 साल में कर लेंगे? हमको परमानेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की बातें तमाम प्रदर्शनकारियों ने कही। बिहार के अलावा सिकंदराबाद में भी ट्रेन में आग लगाने की घटना हुई। सिकंदराबाद में भी स्टूडेंट्स ने कहा एग्जाम दे चुके हैं, मेडिकल क्लियर कर लिया, अब सरकार कह रही है वो सब रद्द हो गया, ये कैसे चलेगा? स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सरकार एग्जाम ले और भर्ती करे, वरना विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। 2021 में मई में रैली हुई है हाकिमपेट में, वो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं करे हैं। वो एग्ज़ाम ऑलरेडी मई 25 को हमको हॉल टिकट दे चुके हैं। एक बार कोरोना वजह से, 2 बार वेदर कंडीशन से हमको दूर से दूर करा गया और वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि आप पूरा रद्द हो जाएगा। ये 4 साल की अग्निपथ से
हम 4 साल और उसमें करेंगे, 4 साल के बाद हमारी एज अभी 18 रहेगी एग्जाम्पल, तो 22 साल में हम रिटायर्ड हो जाएंगे। 22 साल के बाद हम क्या करना चाहिए? आप स्टेशन वालों को, टीएस पुलिस वालों को क्यों गुस्सा नहीं है? हम लोग सेंटर वालों को गुस्सा है। उसने सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा दे, हम कुछ गुस्सा नहीं करेंगे, फिर सब लोग जवान हो जाएंगे, देश रक्षा के पोराट करेंगे। अभी 2 साल से एग्जाम कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे आर्मी एस्पिरेंट्स को सब 2 साल से एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। अभी डालेंगे 2 मंथ्स के बाद डालेंगे, अगस्त 29, 2 अगस्त से चलेंगे, 2021 एंड 2022 इज कमिंग अगस्त। सो क्या उसके बारे में अग्निपथ स्कीम की है? अग्निपथ स्कीम 4 साल के क्या फायदा है? 4 साल पे वो कुछ सीखेगा नहीं, वो बॉर्डर पे जाके क्या काम करेगा? अभी वो जो बोल रहे हैं फिर बजट नहीं है, बजट नहीं है तो एमएलए एमपी एंड सीएम को पेंशन कहाँ से मिल रहा है? मेन मुद्दा तो ये है कि 1.5 साल से आर्मी का सीई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है। मार्च 2020 में क्या कि उन्होंने मेडिकल और फिजिकल ले लिया, उसके बाद में मई महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा बोला वो लोग, ऐसा बोले। लेकिन उसके बाद में भी कोविड की वजह से, कोविड है ठीक है भाई, कोविड है तो कोई बात ना, थोड़ा रुक जाएंगे, ऐसा सोचा हमने। लेकिन आज 1.5 साल होने को आया है, हमारे ऊपर कोई हमको देखने को कोई नहीं है परेशानी, वैसी परेशानी हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा ये है कि एग्जाम कंडक्ट जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। फिर यहाँ रेलवे स्टेशन पे कैंसिल हो गई बोल के ऐसा न्यूज़ में सुना, इसीलिए हम सब यहाँ पे चले आए हमारा हक मांगने के लिए। असली सवाल यही है, विरोध प्रदर्शन में वो स्टूडेंट शामिल हैं, वो छात्र नाराज हैं जो पिछले 2-3 साल से सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया था। कोरोना के कारण फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई थी, इसलिए सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। इन नौजवानों की संख्या भी बैकलॉग के कारण बढ़ गई है, लेकिन इस तरह के नौजवान देश भर में हैं। ऐसे नौजवान हर जगह हैं जो फौज में भर्ती होने का सपना देखते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ बिहार में ही उग्र प्रदर्शन क्यों हुए? बिहार में ही इतनी बड़ी तादाद में लड़के सड़कों पर क्यों उतरे? बिहार में ही इतनी संख्या में ट्रेनों को आग क्यों लगाई गई? दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल जायज़ है, क्योंकि पहली नज़र में यह लगता है कि जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जिनमें देशभक्ति का जज्बा है, वो देश की संपत्ति में आग क्यों लगाएंगे? वो अपना ही नुकसान क्यों करेंगे? और उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? यह सवाल मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा, बिहार के लोगों से पूछा, बिहार की राजनीति में दखल रखने वालों से पूछा, और पता यह लगा कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा है। फौज में भर्ती हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो या फिर रेलवे में, बिहार के बच्चे सबसे आगे रहते हैं। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए बिहार में फौज में भर्ती की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। बिहार का कोटा 5% का है, लेकिन हर साल बिहार के लोगों की भर्ती की डिमांड इससे कई गुना होती है। बहुत से लोगों ने बताया कि बिहार में अगर सरकारी नौकरी लग जाए, भले ही चतुर्थ श्रेणी की हो, तो अच्छी जगह शादी हो जाती है, दहेज मिल जाता है, बहनों की शादियां अच्छे परिवार में हो जाती हैं। इसीलिए जो नौजवान फिटनेस टेस्ट पास कराने के बाद पिछले 2 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, वो ज्यादा परेशान हैं, वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि नौकरी मिलने का यकीन था, सपने देखे थे, अपनी शादियां तय हो गई थी। अब अगर नौकरी नहीं मिली तो रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इसके सबूत भी भेजे हैं। बिहार में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे फौज में भर्ती की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स का बड़ा रोल है। चूंकि बिहार में फौज का क्रेज ज्यादा है, इसलिए बिहार भर्ती की तैयारी की कोचिंग का हब है। बहुत सारी एकेडमीज खुली हुई हैं, जगह जगह खुली हुई हैं। अग्निपथ स्कीम आने के बाद इन एकेडमीज वालों को लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये डर उन्हें सता रहा है। इसलिए एकेडमी चलाने वालों ने, कोचिंग करने वालों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ वीडियो बनाकर नौजवानों को भड़काना शुरू किया है, और इसके बहुत सारे वीडियोस मुझे भेजे गए हैं। इन वीडियोस में फौज में भर्ती की कोचिंग देने वाले लोग झूठ बोलकर नौजवानों को विरोध के लिए भड़का रहे हैं। इनमें से कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। पटना में चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाला शख्स नौजवानों से कह रहा है कि विरोध का कोई तरीका छोड़ना नहीं है। यह शख्स
झूठा दावा कर रहा है कि अब तक इस स्कीम के खिलाफ 63 लड़के जान दे चुके हैं और इस दावे के आधार पर नौजवानों को भड़का रहा है। कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, रिटायरमेंट के बाद किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए स्कीम को लागू नहीं होने देना है। सबसे पहले टीओडी का विद्रोह करो, जितना लेवल तक हो सकता है पूरा का पूरा विद्रोह करना है, एक भी लेवल नहीं छोड़ना है। अंतोगत मर्दांगनी हिम्मत और जोश जुनून अगर दिखाना है तो सरकार के सामने दिखाएंगे, मम्मी पापा के सामने नहीं। जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट 42 था और आज आत्महत्या का रिपोर्ट 63 पहुंच चुका है। जितना की रिपोर्ट हम लोग को मिल पाया है, ना जाने कितने सारे गाँव का भी ऐसा कारनामा होगा, ऐसा किए होंगे बच्चे। ये कारनामा बहुत ही बेकार है, आप लोग मत करो इस चीज को। किए होंगे बच्चे, पता नहीं चल पाई है। एक्चुअली अभी तक 63 न्यूज है, टोटल 63, सुबह तक 62 था, लेटेस्ट अभी 63 अभी पता चला है। और भी बहुत सारे न्यूज होंगे जिनको कि हम लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उतना दूर तक जा पा रहे हैं। गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो वहां तक पहुंच रही है तो प्लीज आप उनको पहुंचाइए और थोड़ा इनके दिमाग में सद्बुद्धि दीजिए। ये तुच्छ बुद्धिजीवी है, पता नहीं कैसे इतने बड़े पोस्ट को संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो थल सेना और वायुसेना इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का बॉडी लैंग्वेज ही नहीं मैच कर रहा था इस टीओडी के खिलाफ। ऐसे 2-4 नहीं दर्जनों कोचिंग सेंटर हैं। हर कोचिंग सेंटर में फौज में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले 200, 300, 400 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है। इसका फायदा कोचिंग सेंटर चलाने वाले उठा रहे हैं। वो वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर रहे हैं। कोचिंग देने वालों को छात्र अपना गुरु मानते हैं, हीरो मानते हैं। उनकी बातों पर यकीन करने वाले नौजवान बिना सोचे समझे अग्निपथ स्कीम के बारे में जाने बगैर सड़क पर उतरकर आग लगा रहे हैं। पटना में ही एक और कोचिंग सेंटर है, संघर्ष डिफेंस एकेडमी। इस सेंटर को चलाने वाला शख्स फौज में भर्ती होने का सपना देख रहे नौजवानों को भड़काने की कैसे कोशिश कर रहा है, यह भी आपको दिखाता हूं। आज वीडियो बना रहा हूं वो भाई के लिए जो भाई ने बलिदान दे दिया। 61 जवान हमारे फौजी भाई आज शहीद हो गए। इसलिए शहीद हो गए, शहीद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फोर्स बनने के चक्कर में, फौजी बनने के चक्कर में अपने जान दे दिए। अरे बेशर्मो, कभी कम से समझो हम उस देश में हैं जिसमें मेरा मौलिक अधिकार है जीने का। लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। जितने पहले बोल रहे हैं ना कि अग्निपथ सही है, टीओडी सही है, पहले तुम भर्ती होके दिखाओ मेरे को। पहले आप भर्ती हो जाओ, उसके बाद हमको बोलना। मेरा भाई सब जाएगा। पहले अपने बेटा को भेजो, जो बोलता है ना ये सही है वो सही है, अपने पहले बेटा को भेजो, अपने बेटा को भेजो। और जो फेसबुकिया प्रचार कर रहे हो, अरे गद्दारो, देश के गद्दारो, अपने बेटा का तो नेता बना रहे हो। पटना का ही एक और कोचिंग सेंटर है घातक एकेडमी। ये वाकई में समाज के लिए घातक है। घातक एकेडमी को चलाने वाला शख्स नौजवानों से कह रहा है कि ट्रेनों में आग लगाना, तोड़फोड़ करना संवैधानिक अधिकार है, विरोध का तरीका है और विरोध तब तक चलेगा जब तक सरकार झुकेगी नहीं। ये शख्स कह रहा है कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए मौत का फरमान है। अगर मरना है तो सरकार से लड़कर मरेंगे। देश का स्थिति युवाओं के हाथ में है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो जो भी भाई इसमें जुड़ रहे हैं अपना, कि जो भी युवा आहत होके सुसाइड कर रहे हैं, तो जितने भी युवा हैं सभी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए। सभी कह सकते हैं कि अपना हक मांगने का अधिकार सभी युवा के पास है। कई ऐसे शहर है जहां पे ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है, तो अपना विरोध करने का जो अधिकार है विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो आत्महत्या वाला जो सिस्टम है उसको बहुत जल्दी बंद करना होगा। अगर मरना ही है तो सिस्टम से लड़कर मरेंगे। बुजदिलों वाला मौत मरने से कोई फायदा नहीं है।
जगह जगह ये बात फैलाई जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। हालांकि इस तरह की खबरें कहीं से नहीं आई हैं। एक दो जगह से ज़रूर ऐसी रिपोर्ट्स आई जो कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन इस तरह के वीडियो मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टेलीग्राम ऐप के जरिए लगातार नौजवानों के फ़ोन में पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स भड़क रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। इससे कोचिंग सेंटर चलाने वालों का हौसला और बढ़ा। असल में कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले लड़के अपने ट्रेनर को गुरु मानते हैं, उनकी बात पर आंख बंद के भरोसा करते हैं और उनके आदेश पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी बात का फायदा कोचिंग सेंटर चलाने वाले उठा रहे हैं। आरा में जहां सबसे ज्यादा आगजनी हुई वहां शिवा फिटनेस फोर्स एकेडमी है। फौज में भर्ती होने के लिए कोचिंग देती है। इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले शख्स का भी वीडियो लाखों नौजवानों के फोन में पहुंच चुका है। ये शख्स अपने मैसेज में नौजवानों से कह रहा है कि 1-2 दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, आंदोलन लंबा करना पड़ेगा, तभी सरकार पीछे हटेगी। जब से इन 3 सेनाओं पे टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है दोस्तों, ऐसा मानो जैसे चांद और सूरज पे ग्रहण लग गया है। ठीक है मेरे भाई, टीओडी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, इसका मतलब समझने किसी को जरूरत नहीं है। 4 साल में रिटायरमेंट देगा, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, लेकिन सबसे मेरा पहला पॉइंट है मेरे भाई, अगर किसी भी देश को मजबूत बनाए रखना है, उसको मजबूत रखना है, आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सेना से हो, चाहे युद्ध से हो, किसी भी तरह से, 2 चीज का उस देश में मजबूत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला किसान और दूसरा जवान। ठीक है, लेकिन इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, ये दोनों चीज बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मत भोगना कि मैं कांग्रेस का ये सपोर्टर हूं, इसका विरोधी। मैं भाई किसी सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही किसी सरकार का है। 42 लोगों ने फांसी लगाया। मेरे मतलब 8-10 तो मेरे थी, मैं पता नहीं बाकी बात, जैसे लोग बोलते हैं 42 लोगों ने फांसी लगाया, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? बिहार के हर जिले में फौज में भर्ती कराने की ट्रेनिंग देने वाली दुकानें खुली हैं। क्योंकि अग्निपथ स्कीम से उनकी दुकान बंद होने का खतरा है, इसलिए ये लोग नौजवानों को भड़का रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। कटिहार में जसवंत सिंह फिजिकल एकेडमी है। इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले शख्स ने कल फिर से इसी तरह के हिंसक प्रोटेस्ट की कॉल दी है। नौजवानों से सुबह 6 बजे से सड़क पर उतरने को कहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह। 18 जून सुबह 6 बजे से हम लोग करने जा रहे हैं कटिहार बिहार में महाआंदोलन। सेना में जाने वाले जितने भी जवान हैं, आपको आपके देश भारत माता की कसम, आप लोग 18 जून को बिहार कटिहार में आप लोग जरूर पहुंचे। और कटिहार यारों के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, जैसे कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, जो भी हैं, आप लोग जरूर कटिहार जंक्शन 18 जून सुबह 6 बजे जरूर पहुंचे। कटिहार रेलवे स्टेशन से लेकर के कटिहार यारों तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जितने भी जवान लोग हैं, आप लोग 18 जून को जरूर पहुंचे। अब सरकार बताएंगे कि हम लोग देश का सेवा कितने सालों तक करेंगे। हम लोगों से देश सेवा करने का अधिकार छीना जा रहा है। अब कैसा समय आ गया कि हम लोगों को देश सेवा करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एकता में बल होता है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाए वो लाखों नौजवानों तक पहुंचाए गए हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी हैं। तमाम ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सर्विसेज अगले 48 घंटे तक बंद रहेंगी। और इसकी एक ही वजह है, इस तरह के भड़काऊ गुरु अपना काम न कर सकें, नौजवानों को हिंसा के लिए न भड़का सकें, उनके भड़काने वाले मैसेजेस सर्कुलेट ना हो पाएं। आज ये खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नौजवानों को भड़काने की कोशिश लगातार हो रही थी। अग्निपथ स्कीम का विरोध करने की साजिश अब भी चल रही है। कानपुर पुलिस ने दावा किया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए रोड जाम करने, पुलिस चौकी में आग लगाने और शहर का माहौल खराब करने के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे। कानपुर के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अब तक ऐसे 450 लोग की पहचान की जा चुकी है और अब उन्हें पकड़ने की तैयारी है। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे, हमने उसको डेवलप किया और उसके आधार पे हमने कई लोगों से पूछताछ की है। हमें ढेर सारे नंबर भी मिले हैं और हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह का कोई जनधन का हानि या कोई नुकसान इस शहर में ना हो। अब तक हमने लगभग 450 लोगों की पहचान कर ली है और
हम सभी लोगों को चेक करेंगे, पूछेंगे, उन तक पहुँचेंगे, उन तक पहुँच रहे हैं। हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया ना जा सके जिससे जनधन की हानि हो। पुलिस के लिए इस तरह मैसेजेस को ट्रैक करना, उनके नंबर्स की पहचान करना, उन्हें सर्कुलेट करने वालों को पकड़ना और फिर सर्कुलेट हो चुके मैसेजेस को वायरल होने से रोकना बड़ा चैलेंज है। हकीकत यह है कि कोचिंग सेंटर चलाने वालों को लगता है कि अगर अग्निपथ स्कीम लागू हो गई तो 4 साल की नौकरी पाने के लिए उनके कोचिंग सेंटर में कौन आएगा, 4 साल की नौकरी पाने के लिए कौन उन्हें लाखों रुपए देगा। इसलिए कोचिंग सेंटर चलाने वाले इस स्कीम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं और देशभक्ति के नाम पर, समाज के नाम पर। और एक दूसरा बड़ा पक्ष है, नौजवानों को भड़काने की कोशिश सिर्फ कोचिंग सेंटर चलाने वाले नहीं कर रहे, राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को नौजवानों के विरोध में सियासी फायदा दिखने लगा है। खासतौर पर बिहार में जो विरोध हो रहा है उसमें पर्दे के पीछे से सियासी दलों का सपोर्ट है। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आज आरा स्टेशन पर मौजूद रेलवे के कर्मचारियों ने बताया कि आग लगाने वाले स्टूडेंट्स नहीं थे, उनमें 35 साल से ऊपर के लोग भी शामिल थे। तेजस्वी यादव ने विरोध करने वालों का सपोर्ट किया है। आरजेडी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कल बंद का ऐलान किया है और आज उनकी पार्टी ने साफ साफ कहा वो स्टूडेंट्स के साथ हैं। हिंसा के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अग्निवीर स्कीम नौजवानों के खिलाफ है, इसलिए सरकार को यह स्कीम वापस लेनी चाहिए। गरीबों के, आम लोगों के, किसानों के, झोपड़ी में रहने वालों के बेटे सरहद पर लड़ने के लिए जाते हैं और उनको 4 वर्षों में ही रिटायर करके भेज दिया जाएगा। जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? जो सीने में आग लगी है, जो ये आग का रास्ता केंद्र की सरकार ने नौजवानों के लिए तय किया है, इसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से आक्रोश नौजवानों में देखा जा रहा है। कल 18 जून को बिहार बंद का भी नैतिक समर्थन महागठबंधन की ओर से किया गया है और हम उन नौजवानों के साथ खड़े हैं जिनका आज भविष्य अंधकारमय हो गया है। हैरानी की बात है कि इस मुद्दे पर जेडीयू की राय भी आरजेडी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आज जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम से किनारा कर लिया। जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। बिहार में बीजेपी सरकार में भागीदार है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज बेतिया में बिहार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी के घर पर भीड़ ने हमला किया, पत्थरबाजी की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बेतिया में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ। पुलिस ने हमला करने वालों कुछ लोगों को पकड़ा है। इन लोगों के पास से सिलेंडर बम भी बरामद किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी ने साफ साफ कहा बिहार में जो हो रहा है उसके पीछे आरजेडी के लोग हैं, हिंसा आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। ये जो है जनता को, छात्र को गुमराह करने के लिए ये विपक्षी नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं और जनता का सामान का सत्यानाश कर रहे हैं। जो हमारा गाड़ी कमाई का, चाहे ट्रेन हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, इन सब को अगर नाश करने का कोई काम किया है तो ये विपक्ष के गुंडे जो हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये भाजपा को टारगेट बनाया है, क्योंकि भाजपा के मंत्री तो हैं जो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं, एनडीए के मंत्री हैं, लेकिन इनको टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष की रोटी सेकाई नहीं हो रही है और सरकार एकदम सशक्त है।
तो ऐसे गुंडों पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके उसको करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि जो हो रहा है सब आरजेडी करवा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जहां जहां हिंसा हो रही है वहां हिंसा करने वालों की पहचान होनी चाहिए, ये पता लगाया जाना चाहिए कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने शरारती तत्व हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर हमला हो गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ, 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई, हजारों करोड़ की संपत्ति जलाकर खाक हो गई, 12 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। उनका अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। यह हैरानी की बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक कुछ नहीं कहा, नौजवानों से हिंसा न करने की अपील तक नहीं की, इसलिए अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए इस हिंसा को नीतीश कुमार ने मौन समर्थन तो नहीं दिया। बिहार के अलावा देश के कई और राज्यों में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध हुआ है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज अग्निपथ के विरोध में भयंकर हिंसा हुई। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर हमला बोला। पहले उन्होंने प्लेटफॉर्म पर तोड़फाड़ की, रिजर्वेशन काउंटर को निशाना बनाया और इसके बाद उन्होंने ट्रेन को टारगेट करना शुरू किया। आग भी लगाई। सिकंदराबाद स्टेशन पर खड़ी 3 गाड़ियां इस आगजनी में जल गई। रेलवे के एक कंस्ट्रक्शन स्टोर को आग लगा दी गई। इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई, 12 घायल हो गए। हिंसक युवाओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर गोलियां चलाई। इसमें एक प्रदर्शनकारी को भी गोली लग गई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक आग की एक और तस्वीर यहाँ से नज़र आ रही है और स्टेशन से कुछ ही दूर पर है। ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन स्टोर कहा जा रहा है, जो पहले यहाँ पर चलता था, अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो आग जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर बहुत सारी केबल्स पड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि इस केबल्स में आग लगी, जिस वजह से ये आग लगातार अब फैलती जा रही है। प्रदर्शनकारी वहाँ पर मौजूद है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। वो वहाँ से जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो इसी रास्ते से होते हुए निकल रहे हैं, इसलिए एक आशंका है कि जाते जाते इस प्रॉपर्टी को भी आग के हवाले किया गया होगा, लेकिन ये जांच का विषय है। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताया गया है कि करीब 15 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। ये आप जो बोरियां यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पर सामान रखा गया था, इन बोरियों की मदद से सबसे पहले ट्रेन ट्रैक पर ये सारी बोरियां डाली गई। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ट्रेन का रास्ता रोका, प्रदर्शन किया। यहाँ पर आपको ऐसे पत्थर भी नज़र आएंगे, देखिए ये पथराव यहाँ पर हुआ है। इन पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक से लेकर किया और इन पत्थरों से यहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रेन के शीशे हैं, उसे तोड़ा गया, आगजनी की गई और भारी नुकसान इस रेलवे स्टेशन को पहुँचाया गया है। ख़ासतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 लगातार अभी भी वो ट्रैक्स पर बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सिकंदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी की घोर विरोधी है। केसीआर खुद मोदी का विरोध करते हैं। इसलिए इस बात का भी शक हुआ कि कहीं अग्निवीर स्कीम का हिंसक प्रदर्शन जो तेलंगाना में हुआ, जो सिकंदराबाद में हुआ, उसको कहीं सरकार का तासीर सपोर्ट तो नहीं था। लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी प्रोटेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबरें आई, अग्निपथ स्कीम के विरोध में 17 जगह पर प्रदर्शन हुए। बलिया और अलीगढ़ में आगजनी हुई। बलिया में हंगामा करने वाले 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है और वहीं
अलीगढ़ जिले में बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने आम लोगों को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर पत्थर फेंके और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी को भी जला डाला। मथुरा और आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों को निशाना बनाया, उनके ऊपर पथराव किया और इसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। अलीगढ़ में अब तक 30 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि आगजनी करने वालों के साथ, सरकारी संपत्ति को जलाने वालों के साथ, आम लोगों को परेशान करने वालों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। सबकी पहचान हो, गिरफ्तारी हो और फिर वसूली भी हो। अग्निपथ के खिलाफ हरियाणा के बल्लभगढ़ में भी आज हंगामा हुआ। उपद्रवी युवकों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की, आम लोगों पर पत्थर फेंके। हालांकि पुलिसकर्मियों ने हाईवे जाम करने की युवकों की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 65 लोगों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के नारनौल में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवक सड़कों पर उतरे, हंगामा किया, ट्रैफिक को रोका, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके युवकों को भगाया। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी दलों के नेता किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कह रहा है कि बीजेपी सेना के भगवाकरण की कोशिश कर रही है, कोई कह रहा है अग्निपथ स्कीम सेना से माइनॉरिटीज को बाहर करने की साजिश है, कोई कह रहा है कि सेना से रिटायर होने के बाद अग्निवीर आतंकवादी बन जाएंगे, नक्सली बन जाएंगे। और कांग्रेस के नेता इस तरह के बयानबाजी में सबसे आगे हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है, अब जब सरकार भर्ती शुरू कर रही है तो ये 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ स्कीम लाकर सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था। बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वैकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने। तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में। 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो कमाल कर दिया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि सरकार आर्मी का भगवाकरण चाहती है। मुझे तो ये लगता है, अंदेशा मेरा यही है कि अगले दिन हिंदुस्तान की फौज को भगवाकरण की राहों पर ले जाने की ये सरकार की सबसे बड़ा मंशा है। उसी के मद्देनजर ये सारे चीज हो रहे हैं। नहीं तो सिर्फ 25% को 15 साल की नौकरी बढ़ाना, इसका क्या मानक होगी। ये छेड़खानी बंद किया जाए, सदन में इस पर चर्चा हो, सदन में यह विषय को लाया जाए, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। समाज के हर वर्ग से चर्चा करने के दौरान कोई नतीजे में पहुंचा जाए, ये मैं मुनासिब समझता हूं। अधीर रंजन चौधरी जो कहना चाहते हैं, जो वो इशारों में कह रहे हैं, वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं उनका इरादा क्या है। वो कहना चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल के बाद जिन 25% अग्निवीरों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा वो सब आरएसएस के लोग होंगे। और ये बात सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने नहीं कही, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने भी इसी तरफ इशारा किया। यानी ये कांग्रेस की सोच है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीर बंदूक चलाने में माहिर होंगे, रिटायरमेंट के बाद गलत रास्ते पर चले गए तो क्या होगा। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा
और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में, आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? देखिए, पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। राहुल जी ने आज भी ट्वीट किया कि पूर्णकालिक भर्ती होना चाहिए। पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? किसी ने अग्निपथ स्कीम को समझने की कोशिश नहीं की। हर आदमी ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक नया एंगल दे दिया, कहा कि सरकार सेना को प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों के लिए ये योजना लागू की है। जब 4 साल के बाद सेना से निकले हुए ये जवान किसी काम के नहीं रहेंगे तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। और उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए जिनके हाथों नरेंद्र मोदी जी ने सेल बेचा, कोल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, स्टेडियम बेचा, रेल बेचा, जिनके हाथों बीपीसीएल बेचा, एलआईसी बेचा, बैंक बेचा, उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने की ये योजना है। इस देश के नौजवानों को बार बार इस भारतीय झूठा पार्टी ने ठगा है। पहले कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहा पकौड़ा बेच लो, फिर कहा कटोरा लेके घूमो, फिर अब कह रहे हैं गोबर बेच के पैसा कमाओ, और अब अग्निपथ में कह रहे हैं 4 साल की नौकरी करो और फिर निकल जाओ। अग्निपथ स्कीम की आड़ में सारे विरोधी दल अपना अपना स्कोर सेटल करने में लगे हैं और सबका अपना अपना एंगल है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ है, इसलिए अग्निपथ का विरोध करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं। बलिया में ट्रेन जला दी गई, बनारस में बहुत बड़ा पथराव हुआ है, बुलंदशहर में रास्ते रोक दिए गए, गोरखपुर में, मथुरा में, प्रयागराज में, अलीगढ़ में बसें तोड़ दी गई। इन सब पे अब तो कितनी बुलडोजर चलाएंगे आप? हम इंतजार कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए आप। ये जवाब जनता पूछेगी आपसे। ये देश सेकुलर है, ये देश में कानून हिंदू और मुसलमान के अलग अलग नहीं है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ हो या फकीर इंसान हो, सबके लिए एक ही कानून है। योगी जी, अब मैं आपको इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष बताता हूं। सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, सरकार ने अग्निपथ में भर्ती की मैक्सिमम लिमिट 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दी है। यानी 21 थी, अब 23 होगी। ये वन टाइम छूट है, यानी इस साल जो 23 तक नौजवान इस स्कीम के तहत एग्जाम दे सकेंगे। और दूसरा ऐलान यह किया गया कि अब अग्निपथ स्कीम के तहत 24 जून से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से कहा कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए अच्छी है, फायदेमंद है। युवा फौज में भर्ती होने की तैयारी करें। अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनने का मौका हाथ से न जाने दें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।
राजनाथ सिंह की बात सही है कि ये योजना वाकई में नौजवानों के लिए अच्छी योजना है। इसके बारे में उन्हें पॉजिटिव माइंड से सोचना चाहिए। लेकिन ये बात भी साफ है कि जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, उनके सामने सवाल अग्निवीर स्कीम के अच्छे या बुरे होने का नहीं है। उनके सामने सवाल है कि पिछले 2 साल से जो मशक्कत कर रहे थे, फौज में भर्ती होने के लिए जो दौड़ लगा रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, क्या वो बेकार चली जाएगी? जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, रिटर्न क्लियर कर लिया, सिर्फ नौकरी के लेटर का इंतजार कर रहे थे, क्या वो सब बेकार हो जाएगा? आर्म फोर्सेस से बड़े बड़े अफसर अग्निवीर के बारे में जो बता रहे हैं, उससे छात्रों को इन सवालों के जवाब नहीं मिले। ऊपर से एकेडमी चलाने वाले इन छात्रों को बता रहे हैं कि उनका सपना टूट गया। ये कहकर भड़का रहे हैं कि अब भविष्य अंधकारमय हो गया। ये वो नौजवान हैं जो शरीर से मजबूत हैं, लड़ाके हैं, इसलिए इनका प्रोटेस्ट भी इतना वायलेंट, इतना उग्र है। ज्यादातर एकेडमीज में 100-200 नौजवान होते हैं, एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, एक साथ आग लगाने, तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं। कई जगहों पर तो सोशल मीडिया के जरिए, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए मैसेज भेजकर लड़कों को इकट्ठा किया गया, आग लगाने के लिए उन्हें उकसाया गया और बची खुची कसर उन राजनीतिक दलों ने पूरी कर दी जो मोदी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनमें वो लोग भी कूद पड़े जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसलिए जरूरत है छात्रों की असली प्रॉब्लम को समझकर उनका हल निकालने की। जिन नौजवानों ने इम्तिहान दिया है, जो उसमें पास हो गए हैं, उनका क्या होगा, उन्हें यह बताने की। और नौजवानों से मेरा निवेदन है कि वो हिंसा ना करें, संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं, ट्रेन ना जलाएं, उनकी बात वैसे भी सुनी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।